हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 14 जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। वर्ड टू वर्ड आज हम एनसीईआरटी रीड करने वाले हैं और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है कि आई विल रीड वर्ड टू वर्ड एंड लाइन बाय लाइन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। क्योंकि ये होता है कि बच्चे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आप टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एनसीईआरटी तो कुछ कुछ वर्ड्स का, कुछ लाइंस का हमें मीनिंग नहीं पता होता है, या फिर जो बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है एनसीईआरटी को समझने में। तो मैं वर्ड टू वर्ड एक एक लाइन का मीनिंग आप लोग को, चाहे वो कितनी सिंपल हो चाहे कितनी कॉम्प्लेक्स हो, हर एक लाइन का मीनिंग मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगी ताकि इट वुड बी ईजी फॉर एवरीवन। और हम ये रखेंगे इट विल बी बाइलिंगुअल बिकॉज बाइलिंगुअल वुड बी लाइक bilingual would be comfortable or you can say convenient for everyone, those who are in Hindi medium, those who are from English medium, ये उस सब के लिए जो है बाइलिंगुअल लैंग्वेज जो हम रखेंगे वो सही रहेगी। ठीक, तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ओके, ऑल ऑफ अस ब्रीद टू लिव, हम सभी जीने के लिए ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं। बट वाई इज ब्रीदिंग इज सो असेंशियल टू लाइफ, लाइफ के लिए असेंशियल जरूरी है, ब्रीदिंग इतनी जरूरी क्यों है? व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रीद, और जब हम ब्रीद यानी सांस लेते हैं तो क्या होता है? ऑल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रीद, और ये भी पूछना इस चैप्टर में आपको पता चलेगा, और ये भी क्वेश्चन है कि क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं आपके लिविंग, जो सजीव हैं जो लिविंग है इंक्लूडिंग प्लांट्स माइक्रोब्स, क्या वो सभी ब्रीदिंग करते हैं? इफ सो तो फिर अगर ऐसा है तो हाउ, कैसे? ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पहले आपको बता देती हूँ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें इंक्लूड होते हैं आपके साथ ऑल एनिमल्स, ऑल प्लांट्स एंड माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज। अब डेली लाइफ एक्टिविटीज करने के लिए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की जरूरत होती है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन का काम हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स हो, ठीक है, मूवमेंट हो, या फिर रिप्रोडक्शन। मूवमेंट, आप हाथ पैर चलाने, उठने बैठने, वॉकिंग, जॉगिंग, सब चीज़ों में आपकी एनर्जी लग रही है। रिप्रोडक्शन में लग रही है, रिप्रोडक्शन मीन्स आपका जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है उसमें, ये सब ओवर फॉर्मेशन में, सब चीज़ों में, और इवन ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग में भी, यानी कि जो आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, इन सब चीज़ों में लग रही है एनर्जी। वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? अभी सारी की सारी एनर्जी आती कहाँ से है? वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, हम सभी जानते हैं कि हम एनर्जी के लिए खाना खाते हैं। बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? लेकिन हम तो खाना खा रहे हैं, उसमें एनर्जी कहाँ है? कुछ चिंगारी आपको दिखाई देती है? कुछ इलेक्ट्रिसिटी सा मूवमेंट से चलता हुआ दिखाई देता है? नहीं ना। तो फिर ये एनर्जी आती कहाँ से है फूड में? हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज, और ये एनर्जी यूटिलाइज कैसे होती है, यूज कैसे होती है? डू ऑल फूड गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जितने भी फूड है क्या वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं? फूड्स का मतलब यहाँ पर, अब बायोलॉजी स्टूडेंट है तो आपको पता है जब आप फूड खाते हैं तो आप 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फूड से। या तो आप फूड का एक कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है आपको, ठीक, प्रोटीन, फैट्स, फैट्स एंड ऑयल्स, और दूसरा विटामिन एंड मिनरल्स, और इसके अलावा आप फाइबर्स और वाटर भी लेते हैं। अब जब अगर आपने पोटैटो खाया है मीन्स यू हैव टेकन कार्बोहाइड्रेट्स, और अगर आपने एग लिया है मीन्स यू हैव टेकन प्रोटीन। प्रोटीन आपकी बॉडी को मिला तो कौन सा फूड न्यूट्रिएंट मिला है आपको? प्रोटीन। और अगर आपने कोई भी ऑयल में बनी हुई चीज़ खाई है तो मीन्स आपको उससे फैट्स मिला है। और बाकी अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं तो उससे आपको विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। और फाइबर्स वगैरह, वाटर भी मिलता है इन कंटेंट, थोड़ा बहुत वाटर सभी चीज़ों में होता है। बाकी आप इनटेक वाटर जनरली भी करते हैं, लिक्विड वाटर, ठीक। तो इन सब में क्या सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है? क्या कार्बोहाइड्रेट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है? प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, सबसे सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। ओके, सो डू प्लांट्स ईट? अब किससे कितनी मिलती है ये हम उस पर बाद में जाएंगे। मेजरली एनर्जी ड्राइव होती है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन से। विटामिन और मिनरल्स एज इट इज यूटिलाइज हो जाते हैं हमारी बॉडी में। डू प्लांट्स ईट? प्लांट भी खाना खाते हैं। अब चलिए ठीक है,
एनर्जी हमें खाने से मिल गई तो हम खाना खा रहे हैं, हमें तो एनर्जी मिल रही है। डू प्लांट्स ईट, प्लांट्स भी खाते हैं क्या खाना? वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, हमने देखा तो है नहीं प्लांट्स को खाते हैं, मीन्स वो खाना तो नहीं खाते, फिर उन्हें एनर्जी कहाँ मिल रही है, कहाँ से मिल रही है? एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, वी कैन नॉट सी थ्रू नेकेड आइज, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करते हैं? डू दे ईट फूड, क्या वो भी खाना खाते हैं? दिखते तो है नहीं, तो फिर खाना कैसे खाते हैं? यू मे वंडर एट द सेवरल क्वेश्चन रेज्ड अबव, तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके दिमाग में जरूर आते होंगे। दे मे सीम टू बी वेरी डिसकनेक्टेड, और ये डिसकनेक्टेड भी हैं, बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो फूड से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस प्रोसेस से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। और ये कनेक्शन मैंने आपको प्रॉपरली बताया है अपनी एक सेपरेट वीडियो में, जो मैंने ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेशन के नाम से रखी है, उसमें ये कनेक्शन आपको बहुत अच्छे से विजिबल हो जाएगा, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन्स, और अब हम ये समझते हैं कि होता कैसे है। ऑल दिस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वी कॉल फूड। तो जितनी भी एनर्जी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड ज़रूरी होती है, लाइफ प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी होती है, वो हमें ऑब्टेन्ड मिलती है, कहाँ से मिलती है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऑक्सीडेशन से मिलती है, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिसे हम फूड कहते हैं। और यही मैक्रो मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स, यही है आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, यही आपके मैक्रो मॉलिक्यूल है, यही फूड है। फूड के फॉर्म में हम इन्हीं को खाते हैं और इन्हीं का ऑक्सीडेशन होकर हमें एनर्जी मिलती है। ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर फूड। ओनली ग्रीन प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स है सब तो ग्रीन प्लांट्स नहीं है, तो जो ग्रीन प्लांट्स है वो और साइनोबैक्टीरिया यही अपना फूड खुद बनाते हैं, ये सबको पता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? लाइट एनर्जी ट्रैप होती है, फिर उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में, और वो स्टोर्ड होती है इन द बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। तो प्लांट्स क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू? वो क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे, लाइट सनलाइट को ट्रैप करेंगे, और फिर उसकी हेल्प से कन्वर्ट कर देते हैं उसको केमिकल एनर्जी में, यानी कि क्या बन जाता है? ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च की फॉर्म में अपना वो फूड बना के रखते हैं। और ये ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च क्या है? एक टाइप्स हैं ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के। ओके, वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल सेल्स, all tissues and organs photosynthesize. Only cells containing chloroplast that are most often located in the superficial layers carry out photosynthesis. अब इन्होंने ये भी बोला है कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स में भी सारी की सारी सेल्स, सारे टिश्यूज, सारे ऑर्गन्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते हैं। सिर्फ वही सेल्स, वही टिश्यूज जिसमें आपका क्लोरोप्लास्ट होगा, वही सेल या वही टिश्यूज में आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। वाई, ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, और बच्चों क्लोरोफिल के अंदर ही कैपेबिलिटी होती है कि वो सनलाइट को ट्रैप करे, और एक बार जब सनलाइट ट्रैप होगी तभी तो कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में। ओके, तो ये जो ट्रैपिंग मॉलिक्यूल है वो क्लोरोफिल है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ जिस सेल में, जिस टिश्यू में आपका होगा क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट में, तो वहीं पर आपका होगा फोटोसिंथेसिस। और ये जो सेल्स और टिश्यूज जो मिलते हैं प्लांट में, मोस्टली कहाँ पर मिलते हैं? सुपरफिशियल लेयर्स में। सुपरफिशियल लेयर्स आप देख लीजिए, जैसे कि ऊपर के, सुपरफिशियल का मतलब मैं बता देती हूँ, जैसे कि आपको हमारी स्किन ऊपर से दिखाई देती है, ओके, लेकिन आपको क्या अंदर के लंग्स या लिवर दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तो स्किन हो गया आपका सुपरफिशियल, और लंग्स वगैरह ये हो गए आपके अंदर की चीज़ें, डीप सीटेड। ओके, तो जो चीज़ें ऊपर ऊपर से दिखाई देंगी वो सुपरफिशियल। और क्यों सुपरफिशियल का यहाँ पे मतलब है? ताकि उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ सके। जब डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में वो आएगा तभी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर के लिए ज़रूरी है कि जो हमारा सेल है, टिश्यू है, वो सुपरफिशियल हो। ओके, तो मोस्टली ये सुपरफिशियल लेयर्स में होता है। That is most often, it's not always. Hence, even in green plants, all other organs, tissues and cells that are non-green need food for oxidation. तो जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के बाकी ऑर्गन, टिश्यूज जो नॉन ग्रीन है, जहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, वहाँ फूड बनता नहीं, वहाँ फूड जाता है, फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है। हैंस फूड हैज़ टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसलोकेटेड मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, फूड जाता है नॉन ग्रीन प्लांट्स में।
एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक। अब ये जो प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करके अपना फूड खुद बना रहे हैं, तो प्लांट्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। ओके, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। सो सेल्फ न्यूट्रिशन मीन्स अपना फूड खुद से बनाना, सेल्फ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, खुद को प्रोवाइड करना। ओके, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर सोर्सेज। किससे? दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स। खुद से अपना खाना नहीं बनाते। आइदर दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली, बोलते हैं हर्बीवोर्स, और इनडायरेक्टली कार्निवोर्स। अब एनिमल्स जो डायरेक्टली प्लांट्स को ईट करते हैं तो डायरेक्टली आपका क्या ले लेंगे? ऑब्टेन करते हैं फूड डायरेक्टली। ओके, जो हर्बीवोर्स है। और जो कार्निवोर्स है वो इनडायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं फूड, क्योंकि ऑब्वियसली कार्निवोर जो होते हैं, कार्निवोर हर्बीवोर को खा रहे होंगे, तो हर्बीवोर एक्चुअली प्लांट्स को खा रहे हैं, तो एनर्जी हर्बीवोर में प्लांट से आ रही है। ओके, और उन्हीं प्लांट प्रोडक्ट को फिर आपका कार्निवोर भी खा रहा है। ठीक है, तो हर्बीवोर की बॉडी जो है एनर्जी ले रही होती है प्लांट से, और फिर उन्हीं एनर्जी और उसी के थ्रू जो आपका वो डिफरेंट अपने बॉडी का फैट्स और ये सब बनाएगा, तो वो किसी के थ्रू बना रहा है? जो उसने लिया है कंपोनेंट अपने प्लांट से, उन्हीं की हेल्प से वो अपनी बॉडी बना रहा होता है, तो उसकी बॉडी को कार्निवोर्स खाते हैं। तो इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंडेंट है कार्निवोर्स भी। अब आ जाते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स लाइक फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन डेंट एंड डिकेइंग मैटर। जितने भी आपके सैप्रोफाइट्स हैं, सैप्रोफाइट्स जो ऑलरेडी डेड प्लांट और डेड एनिमल्स होते हैं, डिकेइंग और जो ब्रेक डाउन भी हो रहे होते हैं, उसी मैटर पर वो क्या करते हैं? फीड करते हैं। ओके, तो इस तरह से सैप्रोफाइट अपना फूड ऑब्टेन करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से। What is important to recognize is that ultimately all the food that is required for life process coming from the photosynthesis। तो आपको ये पता चल गया कि चाहे ये हर्बीवोर हो या कार्निवोर हो या फंगस हो, सब चीज़ें जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबका फूड सोर्स क्या है? प्लांट्स है। और कौन सा प्रोसेस से आ रहा है? वो सब फोटोसिंथेसिस से। ठीक, क्योंकि प्लांट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस से वो फूड बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली फूड का सोर्स क्या है? फोटोसिंथेसिस। This chapter deals with cellular respiration or mechanism of breakdown of food material within the cell to release energy and the trapping of this energy for the synthesis of ATP। इस चैप्टर में हम फोटोसिंथेसिस की बात नहीं करेंगे, वो इस प्रीवियस चैप्टर में हो चुका है। तो फोटोसिंथेसिस के अलावा यहाँ पर बात होगी इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन की, और इसकी भी कि कैसे फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है और आपका एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी से बनता है ATP। तो इस चैप्टर में पूरा हम ये सब पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है इन यूकैरियोट्स। अब ये यूकैरियोट्स क्यों लिखा है ब्रैकेट में? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल, और सेल ऑर्गेनेल ये सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता एक्सेप्ट 70S राइबोसोम। Whereas the breakdown of complex molecules to yield energy takes place in cytosomes and in the mitochondria। अब ये भी बता रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होगा। ओके, लेकिन ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो है, यानी कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये पार्ट्स में होगा। कुछ पार्ट तो उसका साइटोप्लाज्म में होता है, कुछ पार्ट होता है उसका माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया भी चूंकि यूकैरियोट्स में होते हैं, तो यहाँ पर ये यूकैरियोट्स में जो सेकंड प्रोसेस होगा सेलुलर रेस्पिरेशन का, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब जो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन के प्रोसेस के थ्रू टूटते हैं, ब्रेकिंग होती है उनकी सेल्स में, और फिर जो उससे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो निकलती है, तो ये एनर्जी ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। दिस इज द जनरल डेफिनेशन जो आपने पढ़ा होगा पहले से। द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। तो अब इस पूरे प्रोसेस में जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं जिनका ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, उन सारे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। ओके, so you can say reactant। Usually carbohydrates are oxidized to release energy, but proteins, fats and even organic acid can be used as respiratory substances in some plants under certain conditions। अब usually
कार्बोहाइड्रेट ही यूज़ होता है एनर्जी के लिए, लेकिन प्रोटीन, फैट्स, ऑर्गेनिक एसिड से भी एनर्जी जो है वो डिराइव की जा सकती है कुछ प्लांट्स में, वो भी सर्टेन कंडीशंस में। ये तो प्लांट की बात है, मैं एनिमल्स में आपको जनरली बता देती हूँ। हमारे ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक। फूड जो भी आप खाते हैं तो सबसे पहले आपने हम 3 टाइम्स मील जनरली सब लोग ले लेते हैं। तो आप लोगों की बॉडी में सबसे पहले जो ब्रेकडाउन होता है फूड का, वो कार्बोहाइड्रेट का, वो जो भी आपने खाना खाया है, मील लिया है, उसमें जितना भी कार्ब्स है सबसे पहले वो ब्रेक डाउन होगा, कार्ब्स से एनर्जी मिलेगी। ओके, उसके बाद भी एनर्जी नीड होगी तो फिर फैट आपकी बॉडी का डिजोल्व होगा, फैट से मिलेगी एनर्जी। फिर इन दी एंड आपका प्रोटीन का नंबर आता है। जनरली प्रोटीन का नंबर आने कितनी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग सफिशिएंट इंटरवल पे अपना फूड लेते रहते हैं, तो हमें कार्ब्स और फैट्स मिलते रहते हैं, तो उसी के डेरिवेशन से, उसी के ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिल जाती है। सर्टेन कंडीशन हमारी बॉडीज़ में भी होती है, जैसे जो लोग माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, जिन लोगों को बेचारों को खाना नहीं मिलता लॉन्ग टाइम तक, जब वो स्टारवेशन भूखे रहते हैं, तब उनकी बॉडी के प्रोटीन्स जो है वो भी जो होते हैं वो भी डिग्रेड होने शुरू हो जाते हैं, उनका ब्रेक डाउन होकर एनर्जी मिलने लगती है, तो इससे उन लोगों को माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है ड्यूरिंग, क्योंकि प्रोटीन्स जो होता है बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, और अगर बॉडी की प्रोटीन ही यूटिलाइज होने लगेगी तो प्रोटीन खत्म होगा, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर पे, बोन्स फॉर्मेशन पे प्रॉब्लम आएगी, और इसीलिए उनकी बॉडी जो होती है वो डिफॉर्म होने लगती है, डिफॉर्मेशन देखने मिलते हैं। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल, ऑल द एनर्जी कंटेन्ड इन द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज नॉट रिलीज्ड फ्री इनटू द सेल और इन अ सिंगल स्टेप। अब जो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है सेल में, जिस ऑल द एनर्जी, अब जितना जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं इस बार, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, तो वो एक साथ एकदम रिलीज नहीं होगा एक ही स्टेप में, और एकदम फ्री नहीं पड़ा रहेगा सेल में। ओके, वो एक स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन का प्रोसेस होता है, कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। तो ये जो आपकी एनर्जी होती है, इट इज़ रिलीज्ड इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन, जो आपके स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस के थ्रू रिलीज होती है। आप अगर सेलुलर रेस्पिरेशन अभी हम पढ़ेंगे तो पूरी आपकी ऐसे होगा 10 रिएक्शन आपको ग्लाइकोलाइसिस में देखने के लिए मिलेगी, फिर फर्दर 10 क्रेब साइकिल्स में, तो बिल्कुल केमिकल रिएक्शंस चलती हैं पूरी, और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, और हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम चाहिए होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। तो जो ब्रेकडाउन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का लेट से, तो वहां पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होगी, हर एक केमिकल रिएक्शन जो है आपकी कंट्रोल्ड होगी एंजाइम से, एंजाइम्स के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और फिर जो एनर्जी निकलेगी केमिकल एनर्जी, वो भी फ्री नहीं रहेगी, वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर्ड होगी। Hence, it is important to understand that energy released by oxygen in the respiration is not used directly, but it is used to synthesize ATP. Okay, ये मैंने बता दिया। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होगा, जो फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है उससे जो एनर्जी निकल रही है वो फ्री नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, वो आपका एटीपी मॉलिक्यूल बना लेगी, विच इज उसके बाद जब भी सेल को वेरियस फंक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होगी तो ये एटीपी मॉलिक्यूल टूटेगा और एनर्जी रिलीज होगी, और फिर हम एनर्जी वेरियस फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो यही लिखा है कि विच इज ब्रोकन डाउन, ये एटीपी को बोल रहे हैं, एटीपी इज ब्रोकन डाउन वेन एवर एनर्जी नीड्स टू बी यूटिलाइज, जब भी एनर्जी की जरूरत होगी। हैंस एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी वर्ड इसलिए लिया जाता है, करेंसी को आप जनरल समझ लीजिए, जैसे इंडिया में है करेंसी, आप किसी को भी पैसे देंगे तो करेंसी इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, वो पूरे इंडिया में आपके जो रुपये है वो चल रहा है, ठीक है, हर कोई एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं कि तमिलनाडु में नहीं कर रहे हैं, साउथ में या नॉर्थ में नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, करेंसी इज एक्सेप्टेड बाय ऑल। तो इसलिए एटीपी को भी एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल इसलिए बोला जाता है बिकॉज एटीपी इज एक्सेप्टेड बाय ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर, हर एक सेल एटीपी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करती है और उसे यूटिलाइज कर सकती है। तो एटीपी यहाँ पे जिस तरह से हमारे यहाँ पैसे होता है करेंसी, एटीपी हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी है विच इज एक्सेप्टेड बाय ईच सेल, दैट्स व्हाई इट इज गिवन द नेम एनर्जी करेंसी। दिस एनर्जी ट्रैप्ड, अब आपको पता है कि एनर्जी एटीपी की फॉर्म में ट्रैप्ड होती है, और वेरियस फंक्शन जिसमें भी एनर्जी की जरूरत होती है प्रोसेस में, ऑर्गेनिजम्स में, वहाँ एटीपी यूटिलाइज होता है। कार्बन, तो जिस भी बॉडी फंक्शन के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो वो पहले एटीपी पकड़ लेती है सेल, और एटीपी को तोड़ती है और एनर्जी उससे ले लेती है, और प्रोसेस हो जाता है।
द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज प्रिकर्सर्स फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेल। और जो ये अब बोल रहे थे ना कि कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहे हैं, तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटते हैं तो हमें जो कार्बन स्केलेटन मिलता है वो आपके और भी दूसरे मॉलिक्यूल्स बॉडी में बनते हैं, कुछ प्रोटीन्स बन रहे होते हैं, कुछ फैट्स बनेगा, कोई दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, उनके बायोसिंथेसिस में, उनके सिंथेसिस में यूज़ होते हैं, प्रिकर्सरी मतलब रिएक्टेंट की तरह काम करते हैं। ओके, तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू जो इन लोगों ने दिया था। काफ़ी ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को, एंड आई गेस आई मेड इट लाइक बिट ईजी फॉर यू। और इसमें अगर कोई सजेशन हो तो सजेशंस आर वेलकम्ड। आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या गलती मैंने की है, और मीन्स कैसे क्या मैं ऐसे इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी का जो पार्ट है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं वीडियो को बना रही हूँ पार्ट्स में। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।